मनुष्य जन्म से स्वतंत्र, समान तथा प्राकृतिक अधिकारों से संपन्न है। जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति मनुष्य के प्राकृतिक अधिकार हैं। राज्य का प्रमुख उद्देश्य व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा करना है। जनता की सहमति के बिना कोई शासन वैध नहीं हो सकता। शासन जनता का न्यासी है, स्वामी नहीं। जहां कानून समाप्त होता है, वहीं अत्याचार प्रारंभ होता है। कानून का उद्देश्य स्वतंत्रता का विनाश करना नहीं, बल्कि उसकी रक्षा करना है। कोई भी व्यक्ति दूसरे के जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का हनन नहीं कर सकता। सभी मनुष्य स्वभाव से समान हैं। राजनीतिक शक्ति जनता की सहमति से उत्पन्न होती है। सरकार तभी तक वैध है जब तक वह जनता के विश्वास की रक्षा करती है। जब सरकार जनता के विश्वास को भंग करती है, तब जनता को उसे बदलने का अधिकार है। निरंकुश सत्ता प्राकृतिक नियमों के विपरीत है। प्राकृतिक नियम का आधार मानव का विवेक है। प्रत्येक व्यक्ति अपने शरीर और अपने श्रम का स्वामी है। श्रम ही संपत्ति के अधिकार का वास्तविक आधार है। जिस वस्तु में मनुष्य अपना श्रम मिला देता है, वह उसकी संपत्ति बन जाती है। धर्म व्यक्ति के अंतःकरण का विषय है। किसी व्यक्ति को बलपूर्वक धार्मिक विश्वास स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। विधि का शासन ही स्वतंत्र समाज का आधार है। व्यक्ति राज्य के लिए नहीं, बल्कि राज्य व्यक्ति के लिए है। जॉन लॉक के 5 सर्वाधिक प्रसिद्ध कथन। जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति मनुष्य के प्राकृतिक अधिकार हैं। जहां कानून समाप्त होता है, वही अत्याचार प्रारंभ होता है। कानून का उद्देश्य स्वतंत्रता की रक्षा करना है। जनता की सहमति के बिना कोई शासन वैध नहीं हो सकता। शासन जनता का न्यासी है, स्वामी नहीं। जॉन लॉक का राजनीतिक दर्शन कुछ मूलभूत सिद्धांतों पर आधारित है। इन्हीं सिद्धांतों के कारण उन्हें आधुनिक उदारवादी राजनीतिक चिंतन का प्रमुख प्रवर्तक माना जाता है। प्राकृतिक अवस्था का सिद्धांत। जॉन लॉक के अनुसार राज्य की स्थापना से पूर्व मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में जीवन व्यतीत करता था। यह अवस्था भय, हिंसा और निरंतर संघर्ष की नहीं थी, बल्कि स्वतंत्रता, समानता और शांति की अवस्था थी। इस अवस्था में सभी मनुष्य प्राकृतिक नियमों के अधीन रहते थे तथा किसी को दूसरे के जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का हनन करने का अधिकार नहीं था। लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य विवेकशील और नैतिक था। वह दूसरों के अधिकारों का सम्मान करता था। किंतु निष्पक्ष न्यायाधीश, निश्चित कानून तथा दंड देने वाली शक्ति के अभाव के कारण अनेक कठिनाइयां उत्पन्न होती थीं। इन्हीं कठिनाइयों के कारण राज्य की स्थापना की आवश्यकता अनुभव हुई। प्राकृतिक नियम का सिद्धांत। लॉक के अनुसार प्राकृतिक नियम किसी शासक या राज्य द्वारा निर्मित नहीं होते, बल्कि उनका आधार मानव का विवेक है। प्रत्येक मनुष्य अपने विवेक के माध्यम से यह समझ सकता है कि उसे किस प्रकार का आचरण करना चाहिए। प्राकृतिक नियम ये शिक्षा देते हैं कि सभी मनुष्य समान हैं तथा किसी को भी दूसरे के जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का उल्लंघन करने का अधिकार नहीं है। यही नियम समाज में नैतिक व्यवस्था बनाए रखते हैं। प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत। जॉन लॉक का सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत। उनके अनुसार प्रत्येक मनुष्य जन्म से कुछ अधिकार लेकर जन्म लेता है। ये अधिकार किसी राजा, राज्य या समाज द्वारा प्रदान नहीं किए जाते, बल्कि मानव स्वभाव में निहित होते हैं। इन प्राकृतिक अधिकारों में जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति प्रमुख हैं। राज्य का निर्माण इन अधिकारों को समाप्त करने के लिए नहीं, बल्कि उनकी रक्षा करने के लिए किया गया है। यदि राज्य स्वयं इन अधिकारों का उल्लंघन करे, तो वह अपने उद्देश्य से भटक जाता है। सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत। लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था की व्यावहारिक कठिनाइयों को दूर करने के लिए लोगों ने अपनी स्वेच्छा से सामाजिक अनुबंध किया। इस अनुबंध के माध्यम से राज्य और सरकार की स्थापना हुई। इस अनुबंध में व्यक्ति अपने सभी अधिकार राज्य को नहीं सौंपता। वह केवल न्याय और सुरक्षा की व्यवस्था स्थापित करने के लिए कुछ अधिकार शासन को देता है, जबकि जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति जैसे मूल अधिकार उसके पास सुरक्षित रहते हैं। जनसहमति का सिद्धांत। लॉक के अनुसार शासन की वैधता का आधार जनता की सहमति है। राज्य की समस्त शक्ति जनता से प्राप्त होती है, इसलिए जनता की इच्छा के विरुद्ध कोई भी शासन वैध नहीं माना जा सकता।
यदि जनता शासन को अपनी स्वीकृति नहीं देती तो शासन की वैधता समाप्त हो जाती है। आ सीमित शासन का सिद्धांत लॉक निरंकुश शासन के विरोधी थे। उनका मानना था कि सरकार की शक्तियां सीमित होनी चाहिए। शासन वही कार्य करे जिसके लिए जनता ने उसे अधिकार प्रदान किए हैं। यदि सरकार अपनी सीमाओं का अतिक्रमण करती है और नागरिकों के अधिकारों का हनन करती है तो वह अपने अधिकारों का दुरुपयोग करती है। विधि के शासन का सिद्धांत लॉक के अनुसार राज्य में सर्वोच्च स्थान कानून का होना चाहिए, किसी व्यक्ति का नहीं। राजा, मंत्री अथवा अन्य शासकीय अधिकारी भी कानून के अधीन होते हैं। कानून का उद्देश्य नागरिकों की स्वतंत्रता को समाप्त करना नहीं, बल्कि उसकी रक्षा करना है। विधि का शासन ही न्यायपूर्ण शासन की पहचान है। संपत्ति का सिद्धांत लॉक के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपने शरीर और अपने श्रम का स्वामी है। जब कोई व्यक्ति अपने श्रम को किसी प्राकृतिक वस्तु के साथ जोड़ देता है, तब वह वस्तु उसकी संपत्ति बन जाती है। इसी आधार पर उन्होंने निजी संपत्ति का समर्थन किया। उनके अनुसार राज्य का प्रमुख दायित्व नागरिकों की संपत्ति की रक्षा करना है। विद्रोह के अधिकार का सिद्धांत लॉक के अनुसार यदि सरकार अपने दायित्वों का पालन नहीं करती, नागरिकों के प्राकृतिक अधिकारों का उल्लंघन करती है अथवा निरंकुश बन जाती है, तो जनता को उसके विरुद्ध विद्रोह करने और नई सरकार स्थापित करने का अधिकार प्राप्त है। यह अधिकार अराजकता फैलाने के लिए नहीं, बल्कि न्यायपूर्ण शासन की पुनर्स्थापना के लिए है। शक्ति विभाजन का सिद्धांत लॉक का मत था कि शासन की सभी शक्तियां एक ही संस्था या व्यक्ति के हाथों में नहीं होनी चाहिए। यदि ऐसा होगा तो निरंकुशता उत्पन्न होगी। इसी कारण उन्होंने विधायी और कार्यपालिका शक्तियों को अलग रखने का समर्थन किया, जिससे शासन में संतुलन बना रहे और नागरिकों की स्वतंत्रता सुरक्षित रहे। धार्मिक सहिष्णुता का सिद्धांत लॉक के अनुसार धर्म व्यक्ति के अंतःकरण का विषय है। किसी व्यक्ति को किसी विशेष धर्म को मानने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। राज्य का कार्य धार्मिक विश्वासों में हस्तक्षेप करना नहीं, बल्कि नागरिकों की सुरक्षा और अधिकारों की रक्षा करना है। उन्होंने विभिन्न धर्मों के प्रति सहिष्णुता और पारस्परिक सम्मान का समर्थन किया। जॉन लॉक का संपूर्ण राजनीतिक दर्शन प्राकृतिक अधिकार, जनसहमति, सामाजिक अनुबंध, सीमित शासन, विधि का शासन, संपत्ति की सुरक्षा, विद्रोह का अधिकार, शक्ति विभाजन तथा धार्मिक सहिष्णुता जैसे सिद्धांतों पर आधारित है। यही सिद्धांत आधुनिक लोकतांत्रिक और संवैधानिक शासन व्यवस्था की वैचारिक नींव माने जाते हैं। प्रमुख अंतर मानव स्वभाव के संबंध में थॉमस हॉब्स के अनुसार मनुष्य स्वार्थी, हिंसक, असामाजिक तथा संघर्षप्रिय होता है। जॉन लॉक के अनुसार मनुष्य विवेकशील, नैतिक, सामाजिक तथा सहयोगी होता है। प्राकृतिक अवस्था के संबंध में थॉमस हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था भय, असुरक्षा तथा निरंतर युद्ध की अवस्था है। जॉन लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था शांति, स्वतंत्रता, समानता तथा नैतिकता की अवस्था है। प्राकृतिक नियम के संबंध में थॉमस हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक नियम केवल शांति की सलाह देते हैं, परंतु उन्हें लागू कराने की कोई प्रभावी व्यवस्था नहीं होती। जॉन लॉक के अनुसार प्राकृतिक नियम विवेक पर आधारित होते हैं तथा प्रत्येक व्यक्ति उनका पालन करने के लिए नैतिक रूप से बाध्य होता है। प्राकृतिक अधिकारों के संबंध में थॉमस हॉब्स के अनुसार सामाजिक अनुबंध के पश्चात व्यक्ति अपने लगभग सभी अधिकार शासक को सौंप देता है। जॉन लॉक के अनुसार व्यक्ति जीवन, स्वतंत्रता तथा संपत्ति जैसे प्राकृतिक अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है। सामाजिक अनुबंध के संबंध में थॉमस हॉब्स के अनुसार सामाजिक अनुबंध का उद्देश्य केवल शांति, सुरक्षा स्थापित करना है। जॉन लॉक के अनुसार सामाजिक अनुबंध का उद्देश्य व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करना है। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में थॉमस हॉब्स के अनुसार राज्य का निर्माण अराजकता और युद्ध की स्थिति से मुक्ति पाने के लिए हुआ। जॉन लॉक के अनुसार राज्य का निर्माण प्राकृतिक अवस्था की व्यावहारिक कठिनाइयों को दूर करने तथा अधिकारों की रक्षा के लिए हुआ। राज्य के स्वरूप के संबंध में थॉमस हॉब्स निरंकुश और असीमित राज्य का समर्थन करते हैं। संवैधानिक तथा उत्तरदायी राज्य का समर्थन करते हैं। शासकीय शक्ति के संबंध में थॉमस हॉब्स के अनुसार शासक की शक्ति असीमित तथा सर्वोच्च होती है। जॉन लॉक के अनुसार शासक की शक्ति सीमित होती है तथा वह कानून के अधीन रहता है। सत्ता के स्रोत के संबंध में थॉमस हॉब्स के अनुसार सत्ता का केंद्र शासक होता है।
जॉन लॉक के अनुसार सत्ता का वास्तविक श्रोता होती है। कानून के संबंध में थॉमस हॉब्स के अनुसार कानून शासक की इच्छा का परिणाम है। जॉन लॉक अनुसार कानून सर्वोच्च है था, शासक भी कानून के अधीन होता है। विद्रोह के अधिकार के संबंध में थॉमस हॉब्स जनता को शासक के विरुद्ध विद्रोह का कोई अधिकार नहीं देते। जॉन लॉक जनता को अत्याचारी शासन के विरुद्ध विद्रोह करने तथा नई सरकार स्थापित करने का अधिकार देते हैं। शासन की उत्तरदायित्व के संबंध में थॉमस हॉब्स के अनुसार शासक जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होता। जॉन लॉक के अनुसार सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है और जनता का न्यासी होती है। संपत्ति के संबंध में थॉमस हॉब्स ने संपत्ति को शासक की इच्छा पर निर्भर माना। जॉन लॉक ने संपत्ति को मनुष्य का प्राकृतिक अधिकार माना था, उसकी रक्षा को राज्य का प्रमुख कर्तव्य बताया। धार्मिक दृष्टिकोण के संबंध में थॉमस हॉब्स राज्य को धार्मिक मामलों पर व्याक नियंत्रण का अधिकार देते हैं। जॉन लॉक धार्मिक सहिष्णुता तथा अंतःकरण की स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं। लोकतंत्र के संबंध में थॉमस हॉब्स के विचार निरंकुश शासन की ओर झुकाव रखते हैं। जॉन लॉक के विचार आधुनिक लोकतंत्र, उदारवाद तथा संवैधानिक शासन की आधारशिला माने जाते हैं। रचनाएं, पुस्तकें, शासन पर 2 ग्रंथ, ही सिक्स मेरी नाइन। ये जॉन लॉक की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक कृति है। इसी ग्रंथ में उन्होंने प्राकृतिक अवस्था, प्राकृतिक अधिकार, सामाजिक अनुबंध, जन सहमति, सीमित शासन, संपत्ति के सिद्धांत तथा विद्रोह के अधिकार का विस्तृत प्रतिपादन किया है। यह उनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध राजनीतिक रचना मानी जाती है। मानवीय बुद्धि पर निबंध। यह जॉन लॉक की ज्ञान-मीमांसा से संबंधित प्रमुख कृति है। इसमें उन्होंने मानव ज्ञान की उत्पत्ति, अनुभव, बुद्धि तथा मन की प्रकृति का विस्तृत विश्लेषण किया है। इस ग्रंथ में उन्होंने जन्मजात विचारों का खंडन करते हुए अनुभव को ज्ञान का मूल स्रोत माना है। धार्मिक सहिष्णुता पर पत्र। इस ग्रंथ में जॉन लॉक ने धार्मिक सहिष्णुता, अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा धर्म और राज्य के पृथक्करण का समर्थन किया है। उनका मत था कि धर्म व्यक्ति का निजी विषय है और राज्य को उसमें अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। शिक्षा संबंधी कुछ विचार। इस पुस्तक में जॉन लॉक ने शिक्षा के उद्देश्य, नैतिक विकास, चरित्र निर्माण, अनुशासन तथा बालक के सर्वांगीण विकास पर अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। सहिष्णुता की युक्ति संगतता। इस रचना में उन्होंने धार्मिक सहिष्णुता के पक्ष में अपने तर्कों को और अधिक स्पष्ट किया तथा धार्मिक असहिष्णुता और कट्टरता का विरोध किया। जॉन लॉक की अन्य उल्लेखनीय रचनाएं। शासन पर प्रथम ग्रंथ, इसमें उन्होंने राजा के दैवीय अधिकार के सिद्धांत का खंडन किया। शासन पर द्वितीय ग्रंथ, यह उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है। इसमें प्राकृतिक अधिकार, सामाजिक अनुबंध, सीमित शासन, जन सहमति, संपत्ति तथा विद्रोह के अधिकार का विस्तृत विवेचन किया गया है।